जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाबू पादप में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 10th 12th तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पुष्पी पादप में कैसे जनन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए आपको याद रखना है बाबू कि पादप के अंदर जो जनन अंग होता है पुष्प होता है, और पुष्प में ही बाबू जनन की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए याद रखना है बाबू, पुष्प में दो भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले दो जनन अंग मुख्य होते हैं, एक मादा जनन अंग और एक नर जनन अंग। ठीक है बाबू, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पुष्प होता है उसके अंदर, पुष्प के अंदर बाबू सबसे पहले बात याद रखनी है कि 4 मेन भाग पाए जाते हैं। कितने भाग बाबू? 4 मेन भाग पाए जाते हैं। कौन कौन आपको याद रखना है? देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है बाबू बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे मेन भाग क्या होता है बाबू? बाह्य दलपुंज, जो किस रंग का होता है? हमेशा याद रखिएगा, हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है बाबू? हरा रंग का। जो आपको ये हरा रंग का दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ठीक है बाबू, दूसरी बात याद रखना है कि पुष्प का जो ये रंग आपको दिखाई दे रहा है, रंगीन भाग, इसको बोलते हैं बाबू दलपुंज। क्या बोलते हैं बाबू? दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज। हरा रंग का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और जो ये रंगीन भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या होता है बाबू? दलपुंज होता है, दलपुंज। याद रहेगा बाबू, ये पुष्प का पहला भाग, ये पुष्प का दूसरा भाग। अब देखिए, ये दोनों सहायक होते हैं, जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जनन के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब दो जो जनन अंग मेन है, उनमें आपको याद रखना है, एक होता है बाबू स्त्री केसर। क्या होता है बाबू? स्त्री केसर। स्त्री केसर कौन है बाबू? ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है बाबू, इसको कहा जाता है बाबू, पूरा को मिला के स्त्री केसर। क्या कहा जाता है बाबू? स्त्री केसर। ऊपर वाला भाग इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, यानी ये स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग स्त्री केसर, और बीच वाला भाग जो नली नुमा है, इसको क्या कहा जाता है? वर्तिका, और ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। क्या बोलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका। और ये वाला भाग कहलाता है बाबू अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। यानी 3 भाग याद रखना, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग वर्तिका, और ये वाला भाग अंडाशय। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। समझ में आया कि नहीं बाबू? हरा रंग वाला भाग क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। जो रंगीन भाग, जिसके आधार पे पुष्प के रंग का निर्धारण होता है, ये कैसा भाग होता है बाबू? तो याद रखिएगा, रंगीन भाग होता है। कैसा भाग बाबू? रंगीन भाग होता है। कौन बाबू? दलपुंज। ठीक है, इसी के रंग के आधार पर पुष्प के रंग का निर्धारण होता है, और बाह्य दलपुंज हमेशा किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। अब याद रखिएगा, तीसरा जो भाग हमने बताया वो स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर जो होता है बाबू, उसमें 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग वर्तिका, और ये वाला भाग बाबू अंडाशय। समझ में आया कि नहीं बाबू? अच्छा, अब चलते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो स्त्री केसर होता है, ये किस भाग की तरह काम करता है? मादा जनन भाग या मादा जनन अंग। अब याद रखिएगा बाबू, स्त्री केसर के मिलने से क्या बनता है? जयांग बनता है। स्त्री केसर मिलेगा तब जाके क्या बनेगा? जयांग बनेगा। अब दूसरी ओर बात करें नर का, तो नर जो आपको दिख रहा है बाबू, ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग दिख रहा है बाबू आप लोग को। तो उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं बाबू? पराग कोश। कौन वाला भाग? ऊपर वाला भाग पराग कोश। बीच वाला भाग क्या होता है? पूतंतु। और इसी के अंदर बाबू छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को कहा जाता है, इन कणों को कहा जाता है वो पराग कण। क्या कहा जाता है बाबू? पराग कण कहा जाता है। इन सबको मिला के कहा जाता है वो पुंकेसर। क्या कहा जाएगा? पुंकेसर। तो चौथा भाग है, और ये पुष्प का कौन बाबू? नर जनन अंग है। कैसा जनन अंग है बाबू? नर जनन अंग है। तो आपको याद रखना है। तो मैंने क्या क्या समझाया बाबू, एक बार याद कीजिए। पुष्प होता है बाबू पादप का जनन अंग। इसका 4 भाग मुख्य होता है। बाह्य दलपुंज, किस रंग का बाबू? हरा रंग का। दलपुंज हमेशा रंगीन भाग होता है, जिसके रंग के आधार पर पुष्प के रंग का निर्धारण किया जाता है। 2 भाग जो होते हैं बाबू, एक स्त्रीकेसर और एक बाबू पुंकेसर। ये 2 मुख्य जनन अंग होते हैं
मादा जन अंग के रूप में कौन काम करता है? जयांग। और नर जन अंग के रूप में कौन काम करता है? पुमंग। पुमंग कैसे मिलता है बनता है बाबू? पुमंग बनता है पुंकेसर के मिलने से और जयांग बनता है स्त्री केसर के मिलने से। यानी ये क्या है बाबू? किसका? स्त्री केसर। किसका बाबू? स्त्री केसर का समूह होता है कौन बाबू? जयांग और समूह। और वहीं अगर बात करें बाबू पुमंग किसका समूह होता है? तो याद रखिएगा पुमंग होता है पुंकेसर का। किसका? पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर का समूह होता है। इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है बाबू। तो ये 4 भाग आपको दिखाई दिए जो जन की प्रक्रिया में भाग कितने लेंगे? 2 ही लेंगे, एक पुमंग और जयांग। जबकि बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प में जनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू। चलते हैं आगे। आगे क्या समझना है बाबू? आगे समझना है बाबू आपको कि ये जो होते हैं, आपको नीचे मैं एक बार बना के दिखाया था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए एक बार आप याद कर लीजिए बाबू, जो पुष्प जो होता है, पुष्प, इस पुष्प में बाबू 2, पहला आप याद रखिएगा, सब कुछ एक साथ याद करेंगे। देखिए इसमें होते हैं 2 सहायक भाग होते हैं, सहायक भाग। और एक क्या होता है बाबू? जनन भाग। कौन भाग होता है? जनन भाग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, सहायक भाग में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा इसमें आएगा पहला कौन बाबू? बाह्य दल पुंज। याद रहेगा बाबू, बाह्य दल पुंज किस रंग का था? हरा रंग का। और दूसरा आएगा आपके पास कौन पुंज बाबू? दल पुंज। ये क्या होता है बाबू? रंगीन होता है। क्या होता है बाबू? रंगीन। ये हमेशा किस रंग का होगा? हरा रंग का। और ये हमेशा क्या होगा बाबू? रंगीन। इसी के रंग के आधार पे पुष्प के रंग का निर्धारण किया जाता है। इसमें बाबू 2 याद रखिएगा। एक होता है बाबू, सबसे पहला याद रखिएगा स्त्री केसर। क्या याद रखिएगा? स्त्री केसर। और एक होता है बाबू पुंकेसर। क्या होता है बाबू? पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर। समझ में आया कि नहीं बाबू? अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, जो स्त्री केसर होता है, चलिए देखिए वो ध्यान से, जो ऊपर वाला भाग होता है स्त्री केसर का, इसका नाम दिया जाता है बाबू वर्तिकाग्र। क्या नाम दिया जाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है बाबू। अच्छा, बीच वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय। क्या कहलाएगा बाबू? अंडाशय। इन तीनों को मिला के आप क्या नाम दीजिएगा? स्त्री केसर। क्या नाम दीजिएगा बाबू? स्त्री केसर। समझ में आ गई इतनी बात? ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, नीचे अंडाशय, तीनों को मिला के स्त्री केसर। अच्छा, एक और बात याद रखना है, जब स्त्री केसर यानी स्त्री केसर, ऐसे बहुत से स्त्री केसर मिलेंगे, स्त्री केसर और स्त्री केसर अगर मिलेंगे तब जाके बाबू बनाएंगे जयांग। क्या बनाएंगे बाबू? जयांग। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है जयांग पुष्प का कैसा भाग है? तो कहिएगा पुष्प का मादा जनन भाग है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं किसका बाबू? पुंकेसर का। पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू, पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं बाबू? परागकोश। ये डंटा नुमा आकृति है, इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु। और इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं बाबू? बीच बीच में पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो इन तीनों को मिला के बोलेंगे बाबू पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और अगर पुंकेसर मिलेगा, पुंकेसर
प्लस पुंकेसर, तब इसको हम लोग बोलेंगे पुमांग। क्या बोलेंगे बाबू? पुमांग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से पुष्प का कौन नर जनन अंग है और कौन मादा जनन अंग है। देखिए वो हर प से शुरू होने वाला, देखिए पुंकेसर, परागकोश, परागकण, पुतंतु, पुमांग, इस हर प से शुरू होने वाला पुष्प का नर जनन अंग का भाग है। जबकि इनको छोड़ के जैसे स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और स्त्रीकेसर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जयांग। ये सब क्या कहलाते हैं बाबू? ये कहलाते हैं पुष्प का मादा जनन भाग जयांग और ये नर जनन भाग पुमांग। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहानी था बाबू, पुष्प के अंदर ये जनन भाग के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है बाबू, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यही मैंने आपको समझाया। पुष्प के 4 मेन भाग पाए जाते हैं। एक होता है बाबू बाह्यदलपुंज, एक दलपुंज, एक होता है आपके पास स्त्रीकेसर और एक होता है बाबू आपके पास पुंकेसर। पुंकेसर कैसा भाग है? तो याद रखिएगा कैसा भाग है वो? नर वाला। और स्त्रीकेसर कैसा वाला है? मादा वाला। तो ये आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बाबू, तो ये हम लोग समझ गए पुष्प का भाग कौन कौन था। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए परागकण, क्या बाबू? परागकण जो होता है, परागकण कहाँ पाया जाता है? परागकोश में। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये जो पोलन ग्रेन है यही कौन कण है बाबू? परागकण। क्या है बाबू? परागकण। अब ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे? पुष्प के वर्तिकाग्र तक। कहां पहुंचेंगे बाबू? यहां, यानी कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। और जैसे वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो यह प्रक्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाती है? परागण। परागण। तो कोई पूछेगा परागण क्या है, तो कहिएगा परागण के मतलब है, परागण के मतलब कि परागकण का एक पुष्प के कहां से निकलकर, परागकोश से निकलकर कहां पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। समझ में आया? और परागण कहलाता। और याद रखिएगा बाबू, जो परागण होता है, देखिए बाबू, जो परागण होता है आप याद रखिएगा, 1 मिनट। देखिए बाबू, जो परागण होता है वो स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। तो जिसके माध्यम से होगा उसको बोलते हैं परागक। क्या बोलते हैं? परागक। यानी परागक के मतलब बाबू कि जो माध्यम इस परागकण को यहां से ले जाकर कहां तक पहुंचाएगा? वर्तिकाग्र तक। यानी परागकण को कहां से, इस परागकोश से कहां तक पहुंचाएगा? वर्तिकाग्र तक। तो उसको बोलते हैं परागक, पॉलिनेटर। समझ में आया कि नहीं? और ये पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण यानी पॉलिनेशन। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कौन पहुंचेगा? परागकण। कहां से? एक पुष्प के परागकोश से कहां तक पहुंचेगा? वर्तिकाग्र तक। इस प्रक्रिया का नाम दिया गया परागण। और जो ऐसा काम करेगा पहुंचाने वाला क्या कहलाएगा? परागक। क्या कहलाएगा बाबू? परागक कहलाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, परागक जो होते हैं, परागक भी परागक जो होते हैं उसके आधार पे हम लोग याद रखेंगे परागण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? 2 प्रकार का। एक होता है बाबू स्वपरागण, स्वपरागण, और एक होता है बाबू पर परागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण के मतलब कि एक ही पौधा का अगर पुष्प भाग ले रहे हैं, क्या बोले बाबू? कि परागण की प्रक्रिया में, यानी परागकण, एक परागकण कहां तक पहुंचेगा? वर्तिकाग्र तक। तो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है और एक ही पौधा के पुष्प में पहुंच रहा है, तो उसको कहिएगा कौन बाबू? स्वपरागण। स्वपरागण में एक पौधा भाग लेगा। एक पौधा का अगर पुष्प भाग ले रहा है परागण में, तो परागण बताइए कि बाबू कि क्या होता है परागण? परागकण का कहां पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। और एक ही पौधा का, एक पौधा का पुष्प भाग ले रहा, तो क्या बोलिएगा? स्वपरागण। और 2 अलग अलग, क्या बोले बाबू? अलग अलग पौधा का
अलग अलग पौधा का अगर पुष्प भाग ले रहा है तो इसको बोलिए पर परागण। याद रहेगा बाबू। अब देखिए यहां देखिए स्वपरागण और पर परागण। देखिए बाबू अगर मान लीजिए कि ये जो हम लोग के पास है, देखिए यहां दिखा रहा है कि इसी पौधा का, मान लीजिए इसी पौधा का कौन कण है, परागकण है, और इसी पौधा के पुष्प के कहां पहुंचे वो वर्तिकाग्र, यानी एक ही पुष्प भाग ले रहा है। एक पौधा का एक ही पुष्प भाग लेगा तो इसको भी क्या बोलेंगे बाबू, स्वपरागण। इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं बाबू, ऑटोगेमी बोलते हैं। स्वपरागण का ऑटोगेमी मतलब एक पौधा का अगर एक ही पुष्प यानी उसी पुष्प का परागकण भी और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र भी, तो उसको क्या बोलिएगा, ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी किसका है, जब एक ही पुष्प भाग लेते, ये भी कौन परागण है, स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण मतलब एक ही पौधा भाग ले और एक ही पौधा का केवल एक ही पुष्प भाग लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यानी एक ही पुष्प के मतलब उसी पुष्प का परागकण भी है और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र भी है, तब उसको बोलिएगा ऑटोगेमी। अब देखिए यहां आपको दिखा रहा है कि पुष्प एक है, पुष्प नहीं पौधा एक है और इस पौधा के दो अलग अलग पुष्प भाग ले रहे हैं। ये आपके पास पुष्प नंबर 1 है और ये आपके पास पुष्प नंबर कितना है, 2 है। जबकि पौधा क्या है, एक ही पौधा। देख लीजिए पौधा एक ही है और इसी पौधा का दो अलग अलग पुष्प भाग लेंगे तब भी ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन ये कहलाएगा बाबू जीटोगेमी। क्या कहलाएगा बाबू, जीटोगेमी। यानी जब एक पौधा का एक ही पुष्प भाग ले तो कहिएगा ऑटोगेमी, और जब अलग अलग पुष्प भाग ले जीटोगेमी। एक ही पौधा का भाग ले इसलिए इनका नाम पड़ेगा स्वपरागण। ठीक है बाबू। अब देखिए थर्ड कंडीशन आपके पास आ रहा है कि यहां एक पौधा ये एक पौधा ये, यानी दो अलग अलग पौधा भाग ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं पर परागण। क्या बोलेंगे, पर परागण। समझ में आया कि नहीं वो इतनी बात। परागण के मतलब परागकण का एक पराग कोश से निकलकर कहां जाना, वर्तिकाग्र तक जाना। परागण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण के मतलब होता है एक ही पौधा का पुष्प भाग ले स्वपरागण, अलग अलग पौधा का पुष्प भाग ले पर परागण। इसमें भी एक ही पौधा का पुष्प है और एक ही पुष्प भाग ले सकता है या 2 अलग अलग पुष्प भाग ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये कहानी था हम लोग के पास कैसे पुष्पों में परागण की प्रक्रिया होती है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव की शुरुआत हम लोग करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या चलिए अब हम देखते हैं बाबू कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब बताते चलिए। देखिए बाबू सबसे पहला देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि पादपों में प्रमुख जनन अंग होता है, यानी पादप में जनन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, पत्ती, जड़, तना, पुष्प। अभी मैंने बताया कि देखिए नाम से देखिए पुष्पी पादपों में जनन, यानी कौन भाग लेंगे बाबू, पुष्प भाग लेंगे। तो पादप का जनन अंग जो होता है क्या होता है, पुष्प होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब बताइए बाबू पुष्प के प्रमुख भाग होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और कौन बाबू, जयान। याद कीजिए किस रंग का था बाबू, हरा रंग का। ये कैसा होता है बाबू, रंगीन होता है। ये क्या होता है, पुमंग जो होता है नर भाग होता है और जयांग कैसा भाग होता है, मादा भाग होता है। तो ये सब के सब पुष्प का क्या है बाबू, भाग है। यानी इनमें से सभी के सभी पुष्प के क्या है बाबू, भाग है। आपको याद रखना है। बाह्य दलपुंज हरा रंग का, दलपुंज रंगीन होता है जिसके रंग के आधार पे पुष्प के रंग का निर्धारण होता है। पुमंग नर भाग, जयांग मादा भाग। ये दोनों का दोनों किसमें है बाबू, सहायक में आएंगे। किसमें आएंगे बाबू, सहायक। जबकि ये हमारे पास मुख्य क्या है, जनन भाग है। जनन भाग है यानी जनन में क्या लेते हैं, सहायक होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्त्री केसर के भाग हैं, यानी स्त्री केसर में क्या क्या पाए जाते हैं। याद कीजिए वो स्त्री केसर मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। स्त्री केसर में क्या क्या होता है बाबू, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या होता है बाबू, वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग बाबू वर्तिका, और नीचे वाला भाग बाबू क्या कहलाता है, अंडाशय। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है बाबू, तीनों के मिलने से क्या बनेगा, स्त्री केसर बनेगा। और स्त्री केसर के मिलने से क्या बनता है बाबू, याद रखेंगे जयांग का क्या होता है, निर्माण। तो तीनों भाग स्त्री केसर के हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यानी सभी। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है कि इस पुंकेसर के भाग होते हैं। पुंकेसर के भाग कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। देखिए बाबू, पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा परागकण, पुतंतु, इनमें सभी। अभी मैंने आपको बताया था वो परागकोश कैसे, जो आपके पास पुंकेसर होते हैं कैसे बने होते हैं। देखिए बाबू, ये होते हैं आपके पास परागकोश। क्या होते हैं बाबू, परागकोश। इस परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जो किसके तरह काम करता है, तो याद रखिएगा परागकण नर युग्मक के समान। किसके समान बाबू, नर युग्मक के समान क्या करता है, कार्य करता है। डंठल नुमा आकृति क्या कहलाती है, पुतंतु कहलाते हैं। इन तीनों के मिलने से क्या बनेगा बाबू, पुंकेसर। क्या बनेगा, और पुंकेसर के मिलने से क्या बनेगा बाबू, इस पुंकेसर के मिलने से पुमंग बनेगा। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पुंकेसर। परागकोश, परागकण, पुतंतु, इनमें से सभी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए वो परागकण क्या है। अभी मैंने बताया वो परागकण कहाँ रहता है, परागकोश में, किसके तरह काम करता है। तो परागकण बाबू किसके तरह, नर युग्मक के समान कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि परागकण क्या है, नर युग्मक के समान काम करेगा। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बताइए, सब लोग बताइए इसको, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, यानी परागकण जो वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, ये पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है निषेचन, दूसरा है बाबू परागण, तीसरा है द्विनिषेचन, और डी है इनमें सभी। तो बताइए बाबू कौन सा सही है कि परागकण कहां पहुंच रहा था, वर्तिकाग्र तक। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है बाबू परागण, यानी क्या कहलाती है बाबू, पोलिनेशन। क्या कहलाती है, पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया क्या है, जिसमें परागकण कहां तक पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बाबू। 7 कह रहा है कि एक पादप के पुष्प परागण में भाग लेते, जब एक ही पादप का पुष्प भाग लेगा, ये आपको मालूम है कब होता है, जब एक पादप का या एक पौधा का पुष्प भाग ले। एक पादप का क्या भाग ले बाबू, पुष्प। तो क्या बोलिएगा इसको, स्वपरागण। अलग अलग, क्या बोले सर, अलग अलग पादप के पुष्प भाग ले, अलग अलग पादप के पुष्प भाग ले, पादप के पुष्प, तब इसको बोलिएगा कौन सा परागण बाबू, पर परागण। ठीक है। और निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक किसके साथ मिल जाए बाबू, मादा युग्मक के साथ। ये मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो बताइए कौन सही है। एक पादप के पुष्प परागण में भाग लेंगे तो नाम देंगे स्वपरागण, अलग अलग पुष्प भाग लेंगे पर परागण। और स्वपरागण में ये भी हो सकता है कि एक ही पुष्प का नर युग्म, एक ही पुष्प का परागकण और वर्तिकाग्र, या अलग अलग पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र भाग ले सकते हैं। ठीक है बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 कह रहा है अलग अलग पौधे के पुष्प परागण में भाग लेंगे। अलग अलग पौधा के पुष्प अगर परागण में भाग लेता है तो इसको बोलते हैं कौन सा परागण बाबू, पर परागण। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे सर, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण। समझ में आया कि नहीं बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
कह रहा है कि पर परागण में वाहक होते हैं। पर परागण में वाहक जो होते हैं, वाहक यानी जो बाबू देखे यहां से यहां तक याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है, पराग कण है, और यहाँ आपके पास मान लीजिए क्या है, वर्तिकाग्र है। अब ध्यान सुनिएगा, इसको यहाँ तक क्या करना है, पहुँचाना। तो पहुँचाने वाला जो वाहक होता है उसी वाहक को बोलते हैं परागक। क्या बोलते हैं बाबू, परागक। अब ये परागक कैसा कैसा हो सकता है, तो याद रखिएगा ये परागक जो होता है सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं परागक क्या हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, और परागक क्या हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। निर्जीव जैसे बाबू हो सकता है जल या क्या बाबू, वायु के माध्यम से पराग कण कहाँ तक पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक। सजीव में क्या क्या आ सकते हैं, कीट आ सकते हैं, पक्षी आ सकते हैं, चमगादड़ आ सकता है। तो इनके माध्यम से होगा तो कहिएगा सजीव के माध्यम से होगा, या निर्जीव के माध्यम से होगा तो कहिएगा जिसके माध्यम से हो रहा है वो कहलाते हैं परागक यानी वाहक कहलाते हैं। तो पर परागण में वाहक होते हैं, वायु भी होता है, जल भी होता है, पक्षी भी होते हैं, कीट भी होते हैं, इनमें से सभी। ये दोनों क्या है बाबू, ये क्या है, सजीव है, और ये भी आपके पास कैसा है, सजीव वाहक है। जबकि ये दोनों कैसे वाहक हैं, तो याद रखिएगा निर्जीव वाहक हैं। तो क्या आपको सभी बातें समझ में आ रही है बाबू। वाहक के मतलब जो पराग कण को कहाँ तक पहुंचाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 10 आ रहा है, कौन आ रहा है वो 10। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा ना तो 100% एक दो ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिलेगा। अब देखिए पर परागण अगर किसके माध्यम से हो, याद करते चलिएगा। पर परागण अगर वायु के माध्यम से हो बाबू तो इसको कहा जाता है कौन सा परागण, वायु परागण। इंग्लिश याद रखिएगा, इनिमोफिली। इनिमोफिली किसके द्वारा बाबू, वायु परागण होता है। किस किस में होता है बाबू, मक्का में, गेहूं में, गन्ना में, धान में, बांस में, घास में, इन सब में किसके द्वारा बाबू, वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, जिसको कहा जाता है एनिमोफिली। याद रहेगा बाबू। तो पर परागण किसके, वायु के माध्यम से हो रहा है तो वायु परागण कहलाएगा। और कहाँ कहाँ होता है, मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, बांस और घास। समझ में आया बाबू। चलिए अगर कीट के द्वारा होगा, एंटोमोफिली, कीट के द्वारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमल। कमल में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, तो कहिए कीट के द्वारा। या रंगीन पुष्प जितने हैं सब में किसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होगी, वो कीट के द्वारा। इनको बोलेंगे एंटोमोफिली। समझ में आया कि नहीं बाबू। अगर जल परागण होगा, जल परागण मतलब किसके द्वारा, जल के द्वारा परागकण एक जगह से कहां पहुंचेंगे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं वो, हाइड्रोफिली। किसमें किसमें होता है, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। दो ही नाम याद रखिएगा, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो कहिएगा जल के माध्यम से। और कमल किसके, कीट के माध्यम से होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, ये समझ में आ रहा है ना आपको कि यानी मक्का में जो परागकण होगा उसको कौन पहुंचाएगा, वायु के माध्यम से पहुंचेगा। इसी तरह से गेहूं में किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। कमल में कीट के माध्यम से। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, क्योंकि ये जली पौधा है। कौन पौधा है बाबू, जली पौधा। लेकिन एक बात याद रखिए, कमल भी जली पौधा है, लेकिन कमल में याद रखिए किसके द्वारा परागण होगा बाबू, कीट के द्वारा परागण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पक्षी परागण। देखिए पक्षी परागण यानी क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। और याद रखिए किन में होता है, झुमका और इक्लिप्टस। किन में बाबू, झुमका और इक्लिप्टस में होता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आया बाबू। चलिए आगे चलते हैं। आगे बाबू अब जंतु परागण सब हो सकता है। जंतु परागण को आप नाम याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, जूफिली के नाम से जाना जाता है। चमगादड़ परागण क्या होता है, चेरेप्टोफिली। इसकी किसके द्वारा होता है बाबू, सेमल और कदम में होता है। घोघा परागण किस में होता है, एरिस पौधा में होता है। गिलहरी परागण किसके द्वारा होता है, गिलहरी के द्वारा। किसमें बाबू, एरिथ्राइना इंडिका में होता है। और सांप परागण सांप के द्वारा किस में होता है, सांप बुट्टी में होता है। तो ये आपको परागण की प्रक्रिया
याद रखना है, आपको उनका सबका इंग्लिश नाम याद रखना है। घोंघा परागण और गिलहरी परागण को क्या बोलते हैं? मैलेकोफिली। और ये कौन है बाबू? साफ परागण। ठीक है बाबू, तो सब आपको मैंने बताया ये वाहक थे। कौन बाबू? जंतु, चमगादड़, घोंघा, ये वाहक थे और इस प्रक्रिया को बोलेंगे जंतु परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा परागण, गिलहरी परागण, साफ परागण। ठीक है, और ये पौधा है जिनमें इनके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, यानी परागकण को कहां तक पहुंचाएंगे? वर्तिकाग्र तक। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लघु बीजाणु धानी किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, लघु बीजाणु धानी में क्या बनता है बाबू, ये पहले मैं आपको बता दूं। लघु बीजाणु धानी में क्या बनता है बाबू? लघु बीजाणु। क्या बनता है बाबू? लघु बीजाणु का निर्माण होता है और यही लघु बीजाणु आगे चल के किसके रूप में कार्य करता है? परागकण। और परागकण किसके तरह काम करता है बाबू? तो याद रखिएगा, नर युग्मक। किसके तरह? नर युग्मक के समान क्या करता है? कार्य करता है। तो बाबू ये कहाँ पाया जाता है? परागकण कहाँ पाया जाता था बाबू? तो याद कीजिए परागकोश में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? लघु बीजाणु धानी किससे पाया जाता है? लघु बीजाणु इससे बनेगा, लघु बीजाणु परागकण बनेगा। परागकण यानी किसके तरह काम करेगा? नर युग्म। और पाए किस में जाते हैं बाबू? तो याद रखिएगा परागकोश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लघु बीजाणु धानी में कितनी परतें पाई जाती है? तो लघु बीजाणु धानी में बाबू 4 परतें पाई जाती है। कौन कौन बाबू? 4 परतें याद रखिएगा, बाह्य परत, अंतः परत, मध्य परत और टेपिटम, यानी 4 परत पाई जाती हैं। कौन परत बाबू? बाह्य, मध्य, अंतः और बाबू टेपिटम। क्या पाया जाता है? टेपिटम। तो आपको चारों परत का नाम क्या रखना है? याद रखना है। कितनी परतें पाई जाती है बाबू? 4 परत पाई जाती है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि लघु बीजाणु धानी में मातृ कोशिका से किसका निर्माण होता है? अभी मैंने बताया लघु बीजाणु धानी में मातृ कोशिका से क्या बनता है? परागकण, यानी परागकण होगा बाबू, परागकण। यानी कौन बाबू? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है बाबू? तो याद रखिए गुरु बीजाणु धानी में। ये गुरु बीजाणु ही क्या बनाता है? आगे चल के कौन कोशिका बाबू? अंड कोशिका, यानी एग सेल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा बाबू? एग सेल का निर्माण करेगा। और एग सेल किसके तरह काम करेगा? तो याद रखिएगा मादा युग्मक के तरह कार्य करेगा। और ये कहाँ बनता है बाबू? ये बनता है स्थान, याद रखिएगा कहाँ बनता है बाबू? ये बनता है गुरु बीजाणु धानी में। कहाँ बनता है बाबू? गुरु बीजाणु धानी में बनता है। और गुरु बीजाणु धानी कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई बाबू? यानी गुरु बीजाणु आगे चल के क्या बनाएगा? अंडकोश का एग सेल किसके तरह काम करेगा? मादा युग्मक के तरह। और ये कहाँ मिलेगा आपको? गुरु बीजाणु धानी में बनेगा। गुरु बीजाणु कहाँ पाता है? अंडाशय, यानी ये मादा भाग में बनता है। याद कर लीजिए कहाँ बनता है बाबू? गुरु बीजाणु धानी। और गुरु बीजाणु कहाँ पाता है? अंडाशय में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ए एंड सी, ए एंड सी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है? याद रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण है, यानी पराग कण जो कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो उसी पौधा का, अगर मान लीजिए कि ये मक्का का परागकण है, तो ये कहाँ पहुंचना चाहिए? मक्का के ही वर्तिकाग्र तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मक्का का परागकण है और गेहूं के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो परागण की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कैसे जांच करेगा कि उसी पादप का परागकण होना चाहिए? मतलब अगर आम का मान लीजिए परागकण है तो आम के ही वर्तिकाग्र पर पहुंचना चाहिए। तो ये सारी जांच पड़ताल जो होती है उसी को कहा जाता है पराग स्त्रीकेसर। क्या कहा जाता है बाबू? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। समझ में आया कि नहीं आया? कि यानी अगर ये पराग कण है कहाँ पहुंचेगा बाबू? वर्तिकाग्र तक। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो ये बताइए कि सेम पादप होना चाहिए। यानी अगर ये सेम मतलब समान पादप होना चाहिए। समान पादप के मतलब बाबू कि आम का पौधा है तो आम का पौधा
इधर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर आम हो जाए, इधर क्या हो जाए, दूसरा कोई पौधा हो जाए, लीची हो जाए, तो क्या परागण होगा? नहीं होगा। तो परागण होने के लिए आपको याद रखना है कि जो परागकण होगा वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो अगर दूसरे पौधा का यानी अलग अलग प्रजाति के पौधा का परागकण दूसरे पे पहुंचेगा तो नष्ट कर दिया जाता है, और ये जो प्रोसेस चलता है इसी का नाम होता है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये जांच के द्वारा पता चलता है कि अगर ये जिस पादप का परागकण है उसी प्रजाति के पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचना चाहिए, और ये जो जांच पड़ताल होता है इसी को बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। तो परागकण सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र तक। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? वो अंडाशय। अंडाशय के बाद कहाँ पहुंचेगा? बीजांड तक। यानी इनमें सभी जांच कहलाता है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। एक बार याद कर लीजिए ऐसे। चलिए देख लीजिए बाबू, इसी के अंदर क्या पाया जाता है बाबू? बीजांड पाया। देखिए बाबू, सबसे पहले इधर से कौन आएगा? इधर से आएगा बाबू परागकण। क्या आएगा बाबू? परागकण। कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? वर्तिकाग्र। कहाँ तक पहुंचेगा? वर्तिकाग्र। अब ये जो नली बना के आएगा इस नली को बोलते हैं कौन नली? पराग नली। क्या बोलेंगे बाबू? पराग नली। कहाँ पहुंचेगा? अंडाशय। और अंडाशय के बाद कहाँ पहुंचेगा बाबू? बीजांड। तब जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो ये सभी क्रियाएं कहलाती हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। समझ में आ गया होगा बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीजांड में कोशिका और केंद्रक की संख्या होती है। देखिए बाबू, बीजांड में कोशिका और केंद्रक की संख्या याद करने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। देखिए बाबू, ऊपर पाई जाती है कितनी कोशिका? 3 कोशिका। इनको कहा जाता है वो प्रतिमुख कोशिका। क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका याद रहेगा बाबू? अच्छा, अब याद रखिए बीच में 2 सटा हुआ रहता है। कोशिका 1 है, केंद्रक 2 है, तो इसको बोला जाता है बाबू द्वितीय केंद्रक। क्या कहा जाता है बाबू? द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक। और इसके नीचे 3 पाए जाते हैं। 3। देखिए बाबू, ये जो बीच वाला है इसको बोलिएगा अंड कोशिका। क्या बोला जाता है? अंड कोशिका। अंड कोशिका। और याद रखिए वो 2 का साइड वाले हैं इनको बोला जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। ठीक है बाबू? तो क्या क्या सीखे हम लोग? कोशिका की बात किया जाए ऊपर 3 है, तो ऊपर कितनी कौन कोशिका पाई जाती है बाबू? कहिएगा प्रतिमुख कोशिका की संख्या 3। और द्वितीय केंद्रक में कोशिका 1 है। कोशिका कितना है बाबू? 1 है। और केंद्रक कितना है बाबू? 2 है। ये क्या है? केंद्रक। और ये क्या है? अंड कोशिका 1 और सहायक कोशिका कितनी बाबू? 2। अब गिनिए बाबू यहाँ से कितनी कोशिका हो रही है? 3 1 4 1 5 5 और 2 6। नहीं देखिए यहाँ से 3 1 4 4 1 5 5 2 कितना बाबू? 7। यानी कोशिका कितनी पाई जाती है बाबू? एक बार याद कर लीजिए। कोशिका पाई जाती हैं 7। 7 में क्या बताइएगा? कहिएगा 3 प्रतिमुख कोशिका, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। कितना? 6। और 1 द्वितीय केंद्रक वाला कोशिका। कितना हो गया? 7। और अगर आपसे केंद्रक पूछा जाएगा तो हर एक कोशिका में 1 केंद्रक होता है, तो टोटल 7 हो जाएगा। लेकिन द्वितीय केंद्रक में कितना केंद्रक है? 2 है, तो एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 8 केंद्रक। 8 केंद्रक और 7 कोशिका, यानी 7 8। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार फिर याद कीजिए। प्रतिमुख कोशिका कितनी होती है? 3 होती हैं। और अंड कोशिका 1 होती है 4, 2 सहायक कोशिका 6 और 1 द्वितीय केंद्रक वाला कोशिका। कितना हो गया? 7। 7 कोशिका हो गई। केंद्रक देखिए हर एक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन द्वितीय केंद्रक का मतलब यहाँ कितना केंद्रक पाया जाएगा? 2। तो 3 इधर 3 इधर, 6 केंद्रक और 2 इधर। कितना केंद्रक हो? 8 केंद्रक। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक भ्रूणपोष तथा भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष और भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए बाबू, अगर आपसे पूछेगा परागकण, कौन बाबू, परागकण अगर किसके साथ कार्य करेगा, द्वितीय केंद्रक के साथ, किसके साथ, द्वितीय केंद्रक के साथ क्रिया करेगा, तब इसको बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। क्या बोलिएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र किसको बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अगर आपका परागकण किसके साथ क्रिया करेगा, अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बाबू, भ्रूण का। तो 2 स्टेप चल रहा एक साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दोहरा निषेचन। अब देखिए कई बार आपसे पूछेगा गुणित कितना होता है, परागकण n गुणित होता है, ये भी n, ये कितना, ये 2n। देखिए बाबू द्वितीय केंद्रक 2n, तो ये हो जाएगा 3n। याद रखिएगा परागकण क्या होता है, यानी परागकण n ये कितना होता है 2n, तो मिल जाएगा 3n, परागकण n, और ये भी क्या होता है n, तो ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ये त्रिगुणित, ये द्विगुणित, और ये कैसा होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। और परागकण अगुणित होता है, अंड कोशिका अगुणित, दोनों मिलकर कितना गुणित हो जाएगा, द्विगुणित। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, परागकण द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर क्या बनाता, अभी मैंने बताया परागकण द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर क्या बनाता, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं PEN, क्या बोलते हैं, PEN, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कह रहा है कि परागकण अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, परागकण अंड कोशिका के साथ मिलकर क्या बनाता है, मैंने अभी 17 नंबर क्वेश्चन बताया था, भ्रूण का निर्माण करता है, ये द्विगुणित होता है यानी 2n होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कह रहा है कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था। ऑप्शन है मिलर, वाटसन, मीसर, नवासिन। बाबू ये याद रखिए, वाटसन और मीसर ये तो आनुवांशिक गुण वाले मतलब DNA RNA में आए थे। मिलर क्या थे बाबू, मिलर आपको याद करना पड़ेगा, मिलर आए थे किसमें बाबू, तो ये जो जीवों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया था। और नवासिन आपको याद रखना है, इन्होंने ही क्या किया था, खोज किया था। तो किसने खोज किया था बाबू, नवासिन ने किया था द्विनिषेचन का खोज एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है PEN होता है अगुणित या द्विगुणित। अभी बताया मैंने बहुत PEN कैसे बनता है, परागकण प्लस द्वितीयक केंद्रक। बताइए बाबू, परागकण अगुणित n, द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित 2n, दोनों मिलके क्या बनाएगा PEN, और ये होता है त्रिगुणित, 1n और 2n मिलके 3n, त्रिगुणित। बहुत 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 ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, वो बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसको कहा जाता है बाबू भ्रूणपोषी, या उसी को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोस्पर्मिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसको बोलते हैं भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक, दोनों मिला के, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 कह रहा है बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण पाया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुभ्रूणता, बहुविकल्पता, भ्रूणता, सभी। बताइए जब एक से अधिक भ्रूण हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बहु, क्या बोलते हैं बहु, यानी बहुभ्रूणता कहा जाता है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए वो अंडाशय जो होता है, कौन बाबू, अंडाशय हमेशा
निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है बाबू? अंडाशय परिवर्तित होता है फल में, और बीजांड किस में परिवर्तित होता है? बीज में। किस में बाबू? बीज में परिवर्तित होता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना। अंडाशय किस में चेंज होगा? फल में। और बीजांड किस में बाबू? बीज में परिवर्तित होगा। तो अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, बीज में नहीं, बीजांड में नहीं। ये तो गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बीजांड बताइए किस में परिवर्तित हो? अभी मैंने बताया बीजांड किस में परिवर्तित होता है बाबू? बीज में। किस में? बीज में। देखिए अंडाशय किस में चेंज होता था? फल में। और बीजांड किस में चेंज होगा बाबू? बीजांड बाबू बीज में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये बनता है कहाँ से बाबू? अभी मैंने बताया अंडाशय से। ये बनता है बाबू किससे? बीजांड से बनता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। चढ़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कर सत्य फल का निर्माण होता है। सत्य फल के मतलब क्या होता है वो बताइए? ट्रू फ्रूट। सत्य फल के मतलब वैसा फल, जिसका निर्माण कहाँ हो बाबू? फल जिसका निर्माण कहाँ हो? अंडाशय। अभी बताए थे अंडाशय से ही क्या हो? फल बने। फल जिसका निर्माण अंडाशय में हो, ऐसे फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। और अंडाशय के छोड़ के और कहीं हो तो उसको बोलेंगे असत्य फल। तो कहाँ होगा बाबू? अंडाशय में कौन बनता है? सत्य फल का निर्माण होता है। और पुष्पासन में कैसा फल का बाबू? कहिएगा असत्य फल का निर्माण होता है। पुष्पासन में कैसा फल? असत्य फल का क्या होगा? निर्माण होगा। तो अगर सत्य फल आपसे पूछे ट्रू फ्रूट कहाँ याद रखिएगा? अंडाशय में। असत्य फल कहाँ बाबू? पुष्पासन में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि असत्य फल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, इनमें कोई नहीं। कहाँ होता है बाबू? पुष्पासन में असत्य फल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। असत्य फल यानी नट फ्रूट है। नट फ्रूट में कौन कौन आएगा बाबू? सेब, काजू, अखरोट और स्ट्रॉबेरी। इनमें सभी के सभी कैसे हैं बाबू? असत्य फल यानी नट फल है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए इतना सब आपको याद रखना है। अच्छे फल में कितनी भित्ति पाई जाती है बाबू? 3 भित्ति पाई जाती है। कौन कौन बाबू? सबसे पहले याद रखिएगा आंतरिक भित्ति, मध्य भित्ति और बाह्य भित्ति, यानी एपीकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प। 3 प्रकार की होती है बाबू। यानी कितनी भित्ति पाई जाती हैं? 3 भित्तियां पाई जाती हैं। यानी कौन कौन बाबू? सबसे पहले एपीकार्प, इसके अलावा मेसोकार्प, इसके अलावा पेरिकार्प। तो कितनी भित्तियां पाई जाती है बाबू? यानी हाँ 3 भित्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन बाबू? तो अंतःभित्ति, मध्य भित्ति, फल भित्ति। ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बाबू? चलो 30 कह रहा है बाबू बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है। यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? याद कर लीजिएगा बाबू। अगर बिना, ध्यान सुनिए बाबू, बिना निषेचन यानी बिना नर युग्मक और कौन युग्मक? मादा युग्मक मिले क्या बन जाए? फल बन जाए। तो कहिए बिना निषेचन के अगर क्या बने बाबू? फल। बिना निषेचन के क्या बने बाबू? याद रखिएगा कौन बाबू? भ्रूण बन जाए। और बिना निषेचन के क्या बन जाए बाबू? तो याद रखिएगा बिना निषेचन के क्या बन जाए? बीज बन जाए। तो इसका का नाम दिया जाएगा? ध्यान सुनिएगा, ये हर साल का एक क्वेश्चन है कि बिना निषेचन मतलब जिसमें कौन नहीं मिलेगा? नर युग्मक एंड कौन युग्मक? मादा युग्मक नहीं मिलेगा। मादा युग्मक नहीं मिलेगा। इनके बिना मिले क्या बन जाए बाबू? यानी क्या बन जाए? कहिएगा सर
फल बन जाए तो इसको बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलिएगा? अनिषेक फलन, याद करते चलिएगा। और अगर भ्रूण बन जाए बाबू तो कहिएगा अनिषेक जनन। क्या बोलिएगा? अनिषेक जनन। और इसको बोलिएगा अनिषेक बीजता। क्या बोलिएगा? अनिषेक बीजता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना निषेचन का फल बनना क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के बीज बनना, भ्रूण बनना क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन। और बिना निषेचन के बीज बन जाना अनिषेक बीजता। अब देख लीजिए कौन पूछ रहा है, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता? अनिषेक फलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये कह रहा है बिना अनिषेक फलन है। अनिषेक फलन इनमें कोना कोना में होगा? केला में भी होता है, संतरा, अंगूर, अनानास, इनमें सभी में क्या होती है बाबू? अनिषेक फलन होती है। यानी बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है? फल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए बाबू, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बिना निषेचन के बीज का जो निर्माण होता है बाबू, अभी मैंने बताया बाबू, उसको बोलते हैं अनिषेक बीजता। ये क्या कहलाता है? भ्रूण बनना। ये क्या कहलाता है? फल बनना। और ये क्या कहलाता है बाबू? बीज बनना। तो कौन सही है बाबू? अनिषेक बीजता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फल और उनका खाने वाला भाग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अंगूर का कौन सा भाग खाया जाता है बाबू? फल भित्ति। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अंगूर का कौन भाग? फल भित्ति। लीची, अब देखिए लीची और बाबू, लीची साथ साथ जायफल और साथ साथ बाबू शरीफा। लीची, जायफल और शरीफा, इसी को रट लीजिएगा बाबू। लीची, जायफल, शरीफा, इसका क्या हुआ? एरिल। इसी को कहा जाता है बीज चोल। क्या कहा जाता है? बीज चोल। तो क्वेश्चन पूछेगा किसका बीज चोल खाया जाता है? लीची, जायफल, शरीफा। याद रहेगा, लीची, जायफल, शरीफा, इनका क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। सेब का बहुत इंपॉर्टेंट, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है बाबू? पुष्पासन खाया जाता है। तो आप दो ही याद रखिएगा, लीची, जायफल, शरीफा। एक क्वेश्चन क्या खाया जाता है? बीज चोल यानी एरिल। और सेब का क्या खाया जाता है बाबू? सेब का कौन बाबू? पुष्पासन खाया जाता है। आलू का तना, आलू का तना, नारियल का भ्रूण और भ्रूणपोष, आम का मध्य फल भीति। याद कीजिए, अभी मैंने फल भीति बताया था, उसके हिसाब से याद रखिएगा। देखिए बाबू, यहां पे क्या होता था? बीज होगा। क्या होगा? बीज। जो यहां वाला भाग है, ये जो मतलब छिलका के आसपास रहेगा, इसको बोलते हैं कौन भित्ति बाबू? बाह्य भित्ति। क्या बोलिएगा? बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति। और ये मध्य वाला है, इसी को बोलते हैं कौन भित्ति? मध्य भित्ति। और इसके बाद कौन होता है बाबू? जो बीच वाला इससे सटा रहता है, इसको बोलते हैं कौन भित्ति? अंतःभित्ति। और तीनों को मिला के क्या बोलते हैं बाबू? फल भित्ति। क्या बोलते हैं? सबको मिला के क्या नाम दिया जाता है? फल भित्ति नाम दिया जाता है। यानी कितना फल में भित्ति पाई जाती है? 3 भित्ति पाई जाती हैं, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतःभित्ति। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ देर पहले मैंने फल भित्ति के बारे में बताया था, वो लिख लीजिएगा। 3 फल भित्ति कौन कौन है? देखिए बाबू, कह रहा लास्ट क्वेश्चन नट फल है। नट फल यानी असत्य फल, इसमें से कौन कौन है? काजू, लीची, सिंघाड़ा, इनमें सभी। तो सभी के सभी कैसे हैं बाबू? नट फल है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था आज का हम लोग का पुष्पी पादप में जनन से संबंधित कुछ कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बाबू, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।